हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज योर एसएस मैम। तो मैं आप लोगों की एसएस मैम वापस आ गई हूँ एक नए चैप्टर के साथ में। क्लास 11th में हमने सबसे पहली यूनिट पढ़नी शुरू करी थी, विच वाज डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, राइट। और उसके अंदर 4 चैप्टर्स हैं। आज हम 4th चैप्टर शुरू करने वाले हैं। इस चैप्टर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी करेंगे। एक पार्ट में जिसमें बेसिक क्लासिफिकेशन, बेसिक इंट्रोडक्शन और कुछ फाइलम्स के बारे में पढ़ेंगे। रिमेनिंग फाइलम्स को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये क्लास हम शुरू करें, पढ़ना शुरू करें, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो, जो आप लोगों के डाउट्स का इशू है उसको सॉल्व करने के लिए एक नया चीज किया गया है। एक नया टेलीग्राम चैनल हम लोगों ने बनाया है, जिसके थ्रू हम 2 वे कम्युनिकेशन कर सकें। आप उसमें अपने डाउट्स एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हमसे पूछ सकते हैं और हम पर्सनली उसका आपको जवाब देंगे। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कहाँ कहाँ मिल सकता है? इस लेक्चर की जो पीडीएफ होगी नोट्स की, उसके अंदर मिलेगा और डीपीपी के अंदर मिलेगा। तो आप उस टेलीग्राम लिंक पे क्लिक करें, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और उसके बाद में अपने सारे डाउट्स हम लोगों से क्लियर करवाएं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं एक नया चैप्टर, विच इज एनिमल किंगडम। 5 किंगडम्स हैं क्लासिफिकेशन के, इतने दिनों से मैं बोल रही हूं। एक है मोनेरा, प्रोटिस्टा, पंजाए, प्लांटे एंड फिफ्थ इज एनिमेलिया। इस एनिमेलिया किंगडम के बारे में ही कंप्लीट डिस्कशन इस पर्टिकुलर चैप्टर में है, विच इज एनिमल किंगडम। शुरू करें अब हम इसको। ठीक है, चलिए सबसे पहले कुछ बेसिक बात। अगर मैं बात करूं कि एनिमल किंगडम के अंदर कौन कौन आएगा, तो तुम क्या बोलोगे? इसके अंदर आते हैं यूकैरियोटिक मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, राइट। मल्टीसेल्यूलर यूकैरियोट, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता, सेल वॉल एब्सेंट होता है। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये हेटेरोट्रॉफिक हैं, इनका होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब खाने को अपनी बॉडी में इनगल्फ करेंगे, स्वॉलो करेंगे, निगलेंगे और फिर पेट में जाके या बॉडी के अंदर जाके इसका डाइजेशन होगा। ये इस एनिमल किंगडम के बारे में एक बेसिक बात है। चलिए इसी को पढ़ना शुरू करते हैं। तो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन कैसा है इसका? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सेल्स देखने को मिलेंगी। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? मल्टी सेल्यूलर है। मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को कहाँ जगह मिली है? सिर्फ एनिमल किंगडम में नहीं, याद करो मैंने क्या बोला। मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट 3 किंगडम में, प्लांट, एनिमेलिया एंड फंगस। मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट विदाउट सेल वॉल कितने किंगडम में है? सिर्फ एक किंगडम में, विच इज किंगडम एनिमेलिया। मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट हेटेरोट्रॉफिक 2 किंगडम, एनिमेलिया एंड फंगस। मल्टीसेल्यूलर यूकैरियोटिक विद सेल वॉल हेटेरोट्रॉफिक, एक किंगडम, फंगस। ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें क्या होता है? हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। उस हेटेरोट्रॉफिक में भी वेरी स्पेसिफिकली होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको देखने को मिलेगा। यानी कि ये खाने को इंजेस्ट करते हैं बॉडी के अंदर, इंजेक्शन ऑफ फूड देखने को मिलता। अब आप इतने सारे एनिमल्स को देखते हैं भैया, हाथी, घोड़ा, चील, कौवा, हम इंसान, फिशेस, बर्ड्स, कॉकरोच, बटरफ्लाई, झींगुर, मेंढक, ऑक्टोपस, उसके अलावा पता नहीं कितने सारे ऑर्गेनिज्म जो अभी मेरे दिमाग में भी नहीं आ रहे। ये सब एनिमल्स हैं। यानी कि काफी बड़ा किंगडम है। अगर ये इतना बड़ा किंगडम है तो हमें इसे अलग अलग डिविजन्स में डिवाइड करना पड़ेगा या अलग अलग फाइलम्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो किंगडम एनिमेलिया को कई सारे फाइलम्स में डिवाइड किया गया है, जिसकी लिस्ट है। सबसे पहला पॉरीफेरा, फिर सीलेन ट्रेटा, फिर टीनोफोरा, नेक्स्ट प्लाटी हेलमेंट्स, प्लाटी हेलमेंट्स, उसके बाद में एस्क हेलमेंट्स,
एस्क हेलमेंट्स। नेक्स्ट एनेलिडा, एनेलिडा। उसके बाद में आर्थ्रोपोडा, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेलमिन्थ्स, एस्केलमेंट, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा। मॉलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। इतने सारे फाइलम्स में पूरे एनिमल किंगडम को हमने डिवाइड किया है। पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेलमिन्थ्स, एस्केलमेंट, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मॉलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा। ये लीजिए, आपकी लिस्ट तैयार हो गई। शगुन के 11 कैरेक्टर्स, 11 फाइलम आप लोगों को पढ़ने हैं। ये लो, ठीक है। अब अगर इतने सारे फाइलम्स आप लोगों को पढ़ने हैं तो इन सारे फाइलम्स में ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करने का कोई ना कोई तो तरीका निकाला होगा हमने, कोई ना कोई तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ढूंढा होगा। तो सबसे पहले हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। अलग अलग तरीकों को या अलग अलग क्राइटेरिया को यूज किया गया ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करने के लिए, जैसे कि उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, या फिर उनका बॉडी प्लान कैसा है, या फिर उनकी सिमेट्री कैसी है, या फिर उसकी बॉडी कैविटी सिलोम, या फिर क्या क्या बात कर ली, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी प्लान, सिमेट्री की बात कर ली, सिलोम की बात कर ली। उसके बाद में हम देखेंगे जर्म लेयर के बारे में, ठीक है। हम देखेंगे इसमें नोटोकॉर्ड के बारे में, हम देखेंगे इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। अलग अलग बेसिस को यूज किया गया और ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते गए और तब जाकर हमको इतने सारे फाइलम्स देखने को मिले, ठीक है। अब हम एक एक करके इन बेसिस को स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहला आया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इस शब्द का क्या मतलब है? इस शब्द का मतलब है कि आपको उस पर्टिकुलर एनिमल की बॉडी में क्या दिख रहा है। हमें यहाँ पर 4 चीजें देखने को मिल सकती है। क्या कह रही हूं मैं? हमें यहाँ पर 4 चीजें देखने को मिल सकती हैं। या तो मुझे उसकी, देखो यहाँ पर ये मल्टी सेल्यूलर है तो सारी की सारा ऑर्गेनिज्म कई सारी सेल का बना होगा, ये बात तो फिक्स्ड है। पर ऐसा हो सकता है कि वो सारी सेल्स एक दूसरे के साथ सिर्फ गुच्छे में रह रही हैं और एक सेल को दूसरी सेल से इतना कुछ मतलब नहीं है, या उन दोनों के बीच में इतने कोई कनेक्शंस नहीं है, तो हम उसको सेल अग्रीगेट कहते हैं। पहला बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो गया सेल एग्रीगेट, जिसका मतलब है कि हैं तो बहुत सारी सेल्स पर वो सारी सेल्स सिर्फ गुच्छे में साथ में रह रही हैं, सब अपना इंडिविजुअल जीती हैं। ये सेल एग्रीगेट आपको सबसे पहले और सबसे लोअर मोस्ट फाइलम में देखने को मिलेगा, जिसका नाम है पॉरीफेरा। देखो जरा यहाँ पे, पॉरीफेरा सबसे प्रिमिटिव फाइलम है एंड कॉर्डेटा सबसे ज्यादा एडवांस फाइलम माना जाता है। हम ह्यूमंस इसी कॉर्डेटा फाइलम को बिलोंग करते हैं। वैसे मैं खुश होंगी अगर मुझे ये पता चलेगा कि तुम बच्चे 9th क्लास में डाइवर्सिटी अच्छे से पढ़ के आए हो, क्योंकि मेरा जितना पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये जो कोरोना वाले बच्चे हैं तुम लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है और डाइवर्सिटी तो सुनी ही नहीं है, इसीलिए मैं एकदम ग्राउंड जीरो से तुमको चीजें एक्सप्लेन कर रही हूँ। दूसरा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल का क्या मतलब है?
टिश्यू शब्द का क्या मतलब होता है? जब कई सारी सेल्स एक साथ एक गुच्छे में रहती हैं और वो एक कोऑर्डिनेटेड फंक्शन परफॉर्म करती हैं, तब हम टिश्यू लेवल कहते हैं। तो ये हो सकता है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर तो आपको सिर्फ सेल एग्रीगेट देखने को मिल रहा है, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखने को मिल रहा है कि सेल्स का गुच्छा है, लेकिन सारी सेल्स इंडिपेंडेंट है। एग्जाम्पल आ गया पॉरीफेरा। टिश्यू लेवल आपको दो के अंदर देखने को मिलेगा, विच इज सीलेन, ट्रेटा एंड टीनोफोरा। ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, लेकिन वो सारी सेल्स एक दूसरे से रिलेटेड है और मिलके फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं। टिश्यू से बड़ा लेवल होता है ऑर्गन। तो अगर ऑर्गन की बात करूं मैं, ऑर्गन लेवल क्लासिफिकेशन हमें देखने को मिलता है, या ऑर्गन लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलता है प्लैटी हेलमेंट्स के अंदर। ग्रुप ऑफ सेल्स है टिश्यू। टिश्यू जब ऑर्गेनाइज हो जाते हैं तो ऑर्गन बनता है। प्लैटी एलिमेंट्स में आपको ऑर्गन लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, और इससे हायर लेवल है जो कि सबसे हाईएस्ट है, विच इज ऑर्गन सिस्टम। जैसे हमारी बॉडी के अंदर भी है डाइजेस्टिव सिस्टम, कई सारे ऑर्गन्स का ग्रुप है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, कई सारे ऑर्गन्स का ग्रुप है जो कि ये कोऑर्डिनेटेड फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ऑर्गन सिस्टम आपको देखने को मिलेगा कहां से? एस्क हेलमेंट से। और वहां से लेकर कोर डेटा सबके अंदर आपको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलने वाला है। अब मैं आगे बात करती हूं, बॉडी प्लान का क्या मतलब है। बॉडी प्लान की अगर मैं बात करूं बेटा, तो बॉडी किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है हम इसी को समझते हैं। बॉडी प्लान हमें 3 तरीके का देखने को मिलेगा। मैं आप लोगों को अभी ये बना के बताती हूँ। 3 तरीके का बॉडी प्लान हमें देखने को मिल सकता है। सबसे पहला तो पॉरीफेरा की बात करते हैं, अभी सुनते जाओ समझ में आ जाएगा। अगर मैं बात करूं पॉरीफेरा की, तो वो तो सिर्फ सेल का गुच्छा है, तो उसका बॉडी प्लान भी सेल अग्रीगेट होता है। एक्चुअली अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे तो यहाँ पर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने ज्यादा बेटर वर्ड यूज किया है, सेल्यूलर लेवल। मतलब वही है, सिर्फ सेल की बात हो रही है। सेल अग्रीगेट यानी कि सेल्स का गुच्छा है, जो कि आपको देखने को मिला पॉरीफेरा में। पॉरीफेरा में देखने को मिला। अब उसके आगे सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा और प्लैटीहेल्मिन्थ्स में क्या होता है जरा समझिए। बॉडी में ना बेटा हमारे कैविटी है। कैसे समझो, मुंह से शुरू हुई बकल कैविटी से, फिर चलती गई ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, रेक्टम बाहर निकल, रेक्टम एनस बाहर निकल गई बॉडी से। ऐसा होता है ना हमारी बॉडी में। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है और उसके अंदर खाना जाता है, डाइजेशन होता है उसका। अगर मैं बात करूं लोअर ऑर्गेनिजम्स की, यानी कि मैं बात कर रही हूं किसकी? सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा को मैं ऐसे लिख देती हूँ, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा सीटी और प्लैटीहेल्मिन्थ्स। इसके अंदर क्या होता है जरा समझिए। इस बॉडी प्लान को हम कहते हैं ब्लाइंड सैक। इसका मतलब क्या है समझिए। सपोज ये इनकी बॉडी है, ये इनकी बॉडी है। इनकी बॉडी के अंदर अगेन एक ऐसे कैविटी जैसा स्ट्रक्चर होगा। यहां पर खाना गया, देखिए जरा, यहां से खाना गया, खाने का डाइजेशन हुआ और वापस आ गया। एक ही ओपनिंग है जिससे खाने की एंट्री भी है और खाने की एग्जिट भी है। हम इसको ब्लाइंड सैक टाइप ऑफ बॉडी प्लान कहते हैं। यहां पर मैं ये बोल सकती हूं कि मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट नहीं है। यहां पर एक ही ओपनिंग है जो माउथ और एनस दोनों का काम कर रही है। हम इनके में बोलते हैं इन
कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहां पर इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम तो लिखा है, लेकिन बस ये ब्लाइंड सैक शब्द नहीं लिखा। तो मैंने आपको इस लाइन का मतलब भी बता दिया और इसका एक्चुअल नाम भी बता दिया। अगर मैं तीसरी बात करूं तो दैट इज, जो कि हमारे अंदर होता है, हम इसको ट्यूब विद इन ट्यूब कहते हैं। ट्यूब विद इन ट्यूब कैसे, समझिए। ये आपकी बॉडी है, इस बॉडी के अंदर एक प्रॉपर ओपनिंग है फूड की एंट्री के लिए और एक प्रॉपर ओपनिंग है उसकी एग्जिट के लिए। एंट्री यानी कि माउथ, एग्जिट यानी कि एनस। तो यहां पर ऐसा नहीं बनाया मैंने, देखो एक बड़ी सी ट्यूब, उसके अंदर एक छोटी ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब। ये आपको देखने को मिलता है एसके हेलमेन से लेके कॉर्डेटा तक। ठीक है, ये हो गया बॉडी प्लान, सेल्यूलर, ब्लाइंड सैक और ट्यूब विद इन ट्यूब। इस ट्यूब विद इन ट्यूब की मैं एक और बात बताती हूँ। ठीक है, इसी में आप, यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है, या ऐसा करें क्या, यही बता देती हूँ चलो। ये आप लोगों को पता है किसकी बात हो रही है, बॉडी प्लान की बात हो रही है। ये ट्यूब विद इन ट्यूब दो तरीके की हो सकती है, ऑन द बेसिस, रुकना जरा, ठीक है, यहां बता देती हूँ। ये ट्यूब विद इन ट्यूब दो तरीके की हो सकती है, छोड़ो इतनी मेहनत नहीं करो, यहीं पे देख लो, फालतू में हम ये कर रहे हैं। विद इन ट्यूब यहाँ पे दो ओपनिंग्स है, माउथ और एनस। तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि कुछ ऑर्गेनिजम्स में माउथ पहले बने और कुछ ऑर्गेनिजम्स में एनस पहले बन जाए। तो क्या बोला मैंने, ट्यूब विद इन ट्यूब दो तरीके का होगा ऑन द बेसिस कि किसका फॉर्मेशन पहले हो रहा है, माउथ पहले बन रहा है कि एनस। एक कंडीशन हो सकती है माउथ फॉर्म्ड बिफोर एनस, और कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर होगा कि एनस पहले बनेगा, एनस फॉर्म्ड बिफोर माउथ। अगर माउथ पहले बन रहा है तो माउथ के लिए हम शब्द यूज करते हैं स्टोम। क्या बोल रही हूं मैं, स्टोम। माउथ पहले बना, हम इनको कहते हैं प्रोटोस्टोम्स। और अगर एनस पहले बना, माउथ बाद में बना, तो हम इनको कहते हैं ड्यूट्रोस्टोम्स। ड्यूट्रोस्टोम्स ज्यादा एडवांस होते हैं एज कंपेयर टू प्रोटोस्टोम्स। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां पर आपको बस एक बात पता होनी चाहिए कि किसके अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है और किसके अंदर इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। यहां पर आपको देखने को मिला कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ये हो गया क्या, आपका बॉडी प्लान। ये लो, यहां पे मैं लिख देती हूं, बॉडी प्लान हो गया ये। ठीक है, हमने तीन तरीके का देख लिया। तो दूसरा क्राइटेरिया चीजों को डिवाइड करने का है बॉडी प्लान। थर्ड क्राइटेरिया की तरफ हम मूव करते हैं, विच इज सर्क्यूलेटरी सिस्टम। देखिए, सर्क्यूलेटरी सिस्टम क्या, देखो मैंने आपको एक डाइजेस्टिव सिस्टम बताया, कंप्लीट इनकम्प्लीट, अब मैं सर्क्यूलेटरी सिस्टम बताऊंगी। दो तरीके का सर्क्यूलेटरी सिस्टम होता है, एक को हम कहते हैं ओपन सर्क्यूलेटरी सिस्टम और एक को हम कहते हैं क्लोज्ड सर्क्यूलेटरी सिस्टम। इसका मतलब क्या है समझिए। देखो, सपोज ये मेरे पास में कोई टिश्यू है और मुझे उसको ब्लड सप्लाई करना है। कुछ कंडीशन तो क्या होती है कि यहां पर एक वेसल ब्लड लाई, बीच में एक स्विमिंग पूल जैसा स्ट्रक्चर होगा और यहीं पे आपके टिश्यूज और ऑर्गन्स मौजूद होंगे।
यहाँ पर ये इस ब्लड में नहाएंगे, जिसको कहते हैं ना बेदिद इन ब्लड। यहाँ पर ये टिश्यूज ब्लड में नहा रहे होते हैं, उसमें डूबे हुए होते हैं, और उसके बाद में ये लीजिए फिर एक वेसल होगी जो इसको उठा के वापस ले जाएगी। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या मतलब है? यहाँ पर टिश्यूज आर बेदिद इन ब्लड, टिश्यूज बेद इन ब्लड। लेकिन हमारी बॉडी में ऐसा नहीं होता, हमारी बॉडी में ऐसा नहीं होता। मेरी बॉडी में अगर यहाँ पर कोई टिश्यू है और मैं चाहती हूं कि इसको प्रॉपर नरिशमेंट मिले, इसको ब्लड सप्लाई मिले, तो यहाँ पता है क्या होगा? यहाँ से एक ब्लड कैपिलरी, ब्लड वेसल आएगी, ये छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड होगी, ये वापस से रिफॉर्म होगी और फिर ब्लड को लेकर जाएगी। तो ब्लड हमेशा कैपिलरीज के अंदर ट्रैवल करता है। यहाँ पे क्या बात आ जाएगी? ब्लड ऑलवेज फ्लोज इनसाइड, ब्लड ऑलवेज फ्लोज इनसाइड आर्टरीज या इनसाइड वेसल्स लिख देती हूं मैं। ये हो गया क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एंड दिस इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। आप लोगों को ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है आर्थ्रोपोडा के अंदर, आपको ये देखने को मिलेगा मॉलस्का के अंदर। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, कॉर्डेटा, और कॉर्डेटा से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एनेलिडा। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। सुनो जरा ध्यान से, मैंने आप लोगों को बोला कि कहां गया, ये प्रिमिटिव क्लास है, धीरे धीरे क्लास एडवांस होती जा रही है। अगर क्लास एडवांस होती जा रही है तो इसमें ज्यादा अच्छा फीचर आना चाहिए। एनेलिडा के अंदर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम आया, आर्थ्रोपोडा मोलस्का में चला गया, फिर वापस से कॉर्डेटा में आया। तो इसीलिए एनेलिडा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इन टर्म्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, और ये बात आपको बिल्कुल भी नहीं भूलनी है। अब नेक्स्ट क्राइटेरिया की बात करते हैं, विच इज सिमेट्री। सिमेट्री शब्द का क्या मतलब है? जैसे कोई एक चीज है, उस चीज को मैं बीच में से काटूं या कहीं से भी काटूं और वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए, ऐसा लगे कि एक चीज के आगे मिरर लगा दिया है, दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस बन जाएं, तब हम उसे सिमेट्री कहते हैं। मुझे कुछ ऐसे एनिमल्स देखने को मिले जिनके अंदर ऐसा कोई फीचर नहीं है, जिनके अंदर कोई सिमेट्री नहीं है, तो हम उसे एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स कहते हैं या एसिमेट्रिकल एनिमल्स कहते हैं। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं इसके टोटली ऑपोजिट। एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये पानी की बॉटल है, मैं अगर चाहूं मैं इसको कैसे डिवाइड कर सकती हूँ? मैं इसको ऐसे काटूं, मैं इसको ऐसे काटूं, ऐसे काटूं, ऐसे किसी भी एंगल पे काट दूं, मुझे ये बार 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 डिवाइड होता हुआ दिखेगा, या इसकी हर एंगल पे मुझे सिमेट्री बनती हुई दिखेगी। मैं ना कुछ एग्जाम्पल ढूंढ रही हूँ कि तुम्हें किस चीज से एक्सप्लेन करूं। चलो जुगाड़ करते हैं, जुगाड़ से काम चलाते हैं। हम इंडियन वाले, हम इंडियंस सिर्फ जुगाड़ पे ही जीवित हैं। चलिए देखिए, तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसको आप कैसे भी डिवाइड करने की कोशिश करो, कभी डिवाइड नहीं होंगे, कभी इक्वल टू हाफ्स में नहीं टूटेंगे, एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स। कुछ उसी के टोटली ऑपोजिट ऑर्गेनिजम्स हैं जिसको आप कहीं से भी डिवाइड करने की कोशिश कर दो, आपको उसमें दो इक्वल हाफ्स ही देखने को मिलेंगे। हम उनको कहते हैं रेडियल सिमेट्री। जैसे कि एक बॉल को इमेजिन करो, तुम उस बॉल को किसी भी एंगल से काट दो, अगर वो जो तुमने काटा है वो सेंटर से पास हो रहा है, दो इक्वल हाफ्स बन रहे हैं, तो वो एग्जैक्ट एक दूसरे के आइडेंटिकल इक्वल हाफ्स होंगे। और तीसरी आती है बायलेटरल सिमेट्री। बाय मतलब दो, आपने काटा और वो दो साइड टुकड़ों में डिवाइड हो गया।
जैसे कि इसको देखो, इसको मैं सिर्फ और सिर्फ ऐसे बीच से काटूंगी तभी ये 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा। क्या ऐसे काटने पे होगा? नहीं। ऐसे टेढ़ा काटने पे, ऐसे ऐसे काट के देखो, नहीं होगा। ऐसे नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ बीच में काटा तब ही डिवाइड होगा। सिंपल सी बात भाई। ह्यूमंस की बात करो ना, ह्यूमंस को यहां से काटना शुरू करो। जब पोस्टमार्टम्स करेंगे आप लोग तो यहीं से कट किया जाता है। आप ऐसे मीडियन से इसको काटना शुरू करिए और बॉडी पूरी ओपन हो जाएगी 2 इक्वल हाफ्स में। इसको हम कहते हैं बाय, यानी कि 2 बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिल रही है। तो मैंने क्या बोला, सिमेट्री के बेसिस पर हम 3 तरीके से डिवीजन करने वाले हैं। 3 तरीके से डिवीजन होगा। पहला, जब कोई सिमेट्री नहीं है। दूसरा, जब इतनी सिमेट्री है कि हर जगह सिमेट्री सिमेट्री दिख रही है। एंड तीसरा, जब सिर्फ एक ही हाफ में डिवाइड होगा। दिस इज एसिमेट्री। नेक्स्ट आ गया रेडियल सिमेट्री एंड थर्ड वन इज बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री। एसिमेट्री का सिर्फ एक एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, विच इज पॉरीफेरा। पॉरीफेरा, सिर्फ इसके अंदर एसिमेट्री है। रेडियल सिमेट्री हम सिर्फ 2 जगह पढ़ेंगे, सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। देखो अभी मैं आपको जब ये दोनों प्रॉपर्ली डिटेल में पढ़ाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि टीनोफोरा एक्चुअली पहले सीलेंट्रेटा का ही पार्ट था, बाद में इसको अलग किया गया है। तो सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा में मेजरली सारे कैरेक्टर्स सेम है, बस कुछ कुछ ही डिफरेंट कैरेक्टर्स। और बायलेटरल सिमेट्री शुरू होती है प्लैटीहेल्मिन्थ से। कहां से शुरू होती है? प्लैटीहेल्मिन्थ से। और कहां तक चलती जाती है? चॉर्डेटा तक। आपको यही देखने को मिलेगी। यानी कि प्लैटीहेल्मिन्थ्स, एस्केहेल्मिन्थ्स, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा को छोड़ो अभी, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा सबके अंदर बायलेटरल सिमेट्री है। इकाइनोडर्मेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात इकाइनोडर्मेटा के बारे में जरा सुनो। इकाइनोडर्मेटा में आपको 2 चीजें देखने को मिलेंगी। एक तो इसकी लार्वल स्टेज और एक आपको देखने को मिलेगी इसकी अडल्ट स्टेज। ध्यान से सुन लो मेरी बात। इकाइनोडर्मेटा की लार्वल स्टेज के अंदर आपको बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है, लेकिन इसकी अडल्ट स्टेज में आपको रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जितना चांद सितारा बनाना है इसके चारों तरफ बना लो, ये इतना ज्यादा जरूरी बात मैंने आपको अभी अभी बता दी है। इकाइनोडर्मेटा की लार्वल स्टेज में बायलेटरल सिमेट्री है, लेकिन अडल्ट स्टेज में रेडियल सिमेट्री है। तो यहां पर रेडियल सिमेट्री में एक नया एग्जाम्पल और लिखें, अडल्ट इकाइनोडर्मेटा। अडल्ट इकाइनोडर्मेटा आपको यहां पर एग्जाम्पल लिखना है। और क्या हो गया? और दूसरा यहां पर लार्वल इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, सिमेट्री शब्द समझ में आया। इसके बेसिस पे भी देखो ये सारे कैरेक्टर्स जब हम एक एक करके इन फाइलम्स को पढ़ेंगे तब यही बातें रिपीट कर रहे होंगे, और इसके अलावा 2 या 4 और दूसरे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर स्टडी करेंगे, दैट्स इट। तो इसीलिए आराम से इन चीजों को समझें। ये कुछ एनसीईआरटी का डायग्राम है, जरा हम इसको देखते हैं। देखो ये है रेडियल सिमेट्री, इसको हमने ऐसे डिवाइड किया, इस तरीके से, या फिर इस तरीके से डिवाइड किया,
या फिर ऐसे सीधा खड़े होके डिवाइड किया, हर जगह पे आपको ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता दिख रहा है, लेकिन ये है बायलेटरल सिमेट्री। सिर्फ एक ही तरीके से आप डिवीजन कर सकते हैं। तो बायलैटरल और रेडियल शब्द समझ में आया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जर्म लेयर की मैं बात करती हूँ। देखो, जर्म लेयर बेसिकली एम्ब्रियोनिक स्टेज तक मैं पहुंचने वाली हूँ। आप लोग क्लास 12th में और डिटेल में पढ़ेंगे कि जब प्लीज हैव अ लुक एट दिस फर्स्ट। चलिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। जर्म लेयर का क्या मतलब है? देखिए, जब बच्चा डेवलप कर रहा होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, जैसे हम ह्यूमंस की भी बात करूं, तो मदर के वूम में पहले जाइगोट होता है, फिर 2, 4, 8, 16 ऐसे सेल्स का नंबर बढ़ता जाता है, और फिर ये सेल्स खुद को 2 लेयर्स में अरेंज करती हैं। जो बाहर की तरफ है उसका नाम है एक्टोडर्म, और जो अंदर की तरफ है उसका नाम है एंडोडर्म। समझाती हूं मैं कैसे। 2 तरीके से हम इसमें पढ़ने वाले हैं चीजें, जरा समझिए। क्या हुआ देखो जरा। ये सपोज डेवलपमेंट हो रहा था, और यहां पर देखिए, ये मैंने क्या बनाया है, ये बीच की कैविटी बनाई है, वही अपने माउथ और स्टमक और ईसोफेगस वगैरह वाली। यहाँ पर 2 लेयर्स मौजूद होती हैं, जिसमें ये बाहर वाली लेयर को हम एक्टोडर्म कहते हैं। दिस इज एक्टोडर्म, आउटर लेयर। और जो अंदर वाली लेयर है, जो यहां पर इस बॉडी कैविटी को लाइन करेगी, इसको हम एंडोडर्म कहते हैं। एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म्स शब्द समझ में आया? दिस वन इज एंडोडर्म, एंडोडर्म, एंड दिस आउटर वन इज एक्टोडर्म। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर तो सिर्फ ये 2 लेयर ही होती हैं, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, 1 मिनट रुकना, क्या हो गया ये? अरे, क्या प्रॉब्लम हो रही है ये? ठीक है, चलो ऐसे ही काम चलाओ, पता नहीं क्या हो रहा है। अगर यहाँ पर सिर्फ 2 ही लेयर्स हैं, तो हम उसको डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं? डिप्लोब्लास्टिक। पर कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है, जरा देखना। ये आ गई आपकी आउटर लेयर, फिर बनेगी बीच इनर लेयर, और यहां पर अगेन ये आ गया आपका एक्टोडर्म। दिस अंदर वाली इज एंडोडर्म, और इसके बीच में एक और लेयर होती है जिसका नाम है मीजोडर्म। 3 लेयर्स आपको यहां पर देखने को मिलेंगी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। मीजोडर्म एक नई लेयर आ गई। अगर 2 लेयर्स हैं तो हम उसको कहेंगे डिप्लोब्लास्टिक, ये थी एंडोडर्म। अगर 2 लेयर्स हैं तो हम कहेंगे डिप्लोब्लास्टिक, और अगर 3 लेयर्स हैं तो हम कहेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ये ऑर्गेनिजम्स हो जाते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म।
अब कौन डिप्लोब्लास्टिक है, कौन ट्रिप्लोब्लास्टिक? सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा ये दोनों डिप्लोब्लास्टिक हैं। इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन आ गए? सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। और ट्रिप्लोब्लास्टिक के एग्जाम्पल कौन कौन आ गए? प्लैटीहेल्मिन्थ से लेकर कॉर्डेटा तक, सबके सब। डिप्लोब्लास्टिक एग्जाम्पल सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा, डिप्लोब्लास्टिक के प्लैटीहेल्मिन्थ से लेकर कॉर्डेटा तक सब ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो अब आप मुझसे पूछेंगे कि मैम पॉरीफेरा कहाँ गया? तो बेटा पॉरीफेरा की अगर मैं बात करूं तो पॉरीफेरा में तो सिर्फ सेल अग्रीगेट था, है ना, सेल्स का गुच्छा ही था। वहां तो ऐसा कुछ ऑर्गेनाइजेशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उसके लिए एटलीस्ट टिश्यूज तो होने चाहिए। तो इसीलिए हम पॉरीफेरा को कंसिडर नहीं करते हैं। हम शुरू करते हैं सीलेंट्रेटा से और टीनोफोरा से, जो कि डिप्लोब्लास्टिक है। 2 लेयर है, एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। और प्लैटीहेल्मिन्थ्स के अंदर, प्लैटीहेल्मिन्थ्स से कॉर्डेटा में 3 लेयर है, मेसोडर्म, एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म। पहले एक्टोडर्म और एंडोडर्म बनती है, बाद में मेसोडर्म डेवलप होती है। अच्छा, तो यहाँ पर बीच में क्या होता है? यहाँ पर बीच में आपको सेकेंड, यहाँ पर बीच में एक चिपचिपा सा सब्सटेंस होता है जिसको हम मीजोग्लिया कहते हैं। तो यहाँ पर ग्लिया यानी कि चिपचिपा सा, मीजोडर्म की जगह बीच में चिपचिपा सा सब्सटेंस है जिसका नाम आ गया मीजोग्लिया। क्लियर हुआ? चलिए एनसीईआरटी का डायग्राम हम समझते हैं। यहाँ पर सबसे बाहर की तरफ एक्टोडर्म मौजूद है। ये आउटर लेयर एक्टोडर्म की है। ये आपकी बीच में स्टमक है। ये स्टमक वाला कैविटी वाला, बर्कल कैविटी वाला पोर्शन है। इसके चारों तरफ जो ये लेयर्स हैं, ये लेयर आपकी एंडोडर्म है। दिस लेयर इज एंडोडर्म। और बीच में जो डेवलप हुई है, दिस लेयर इज मीजोडर्म, जो कि यहाँ पे नहीं है। यहाँ पर उसकी जगह एक सब्सटेंस भरा हुआ है, मीजोग्लिया, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं। अब सीलोम शब्द समझते हैं। देखिए, ये जो मीजोडर्म बनी, ये ऐसा नहीं होता है कि ये मीजोडर्म इस एरिया को पूरा कवर करके रखती है। ये यहां पर भी एक कैविटी का फॉर्मेशन करती है। मैं समझाती हूं कैसे। जैसे ये मेरी आउटर कवरिंग थी, तो यहां पर मुझे पता है कि दिस इज एक्टोडर्म। ठीक है, ये मेरी बॉडी की कवरिंग है, तो यहाँ पर एक्टोडर्म है। आपकी स्किन वगैरह जो है ना बेटा, वो एक्टोडर्म से बनी हुई है। यहाँ पर बीच की बॉडी कैविटी आ गई और इसके अंदर हमने देखा कि एंडोडर्म मौजूद है। अब ये जो मीजोडर्म है, ये मीजोडर्म यहाँ पर कंप्लीटली कवर्ड नहीं होती है। मीजोडर्म किस तरीके से अरेंज होती है जरा देखो। मैंने मीजोडर्म येलो कलर से बनाया है, बताती हूँ। कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर तो ये मीजोडर्म ऐसे पूरा कवर करके रखेगी, इस तरीके से पूरा कवर करके रखती है। तो क्या यहाँ पर कोई खाली जगह मुझे देखने को मिल रही है? कोई खाली जगह देखने को नहीं मिल रही है ना? एक मिनट, क्या यहाँ पे कलर करना पॉसिबल है? तुम लोगों के साथ साथ मैं भी चीजें सीख रही हूँ। हाँ, ये आ गई आपकी मीजोडर्म, कंप्लीटली कवर्ड है। पर कुछ ऑर्गेनिजम्स में ऐसा नहीं होता है। बताती हूँ उसके अंदर क्या होता है। देखो जरा यहाँ पे, उसके अंदर जो मीजोडर्म है, वो मीजोडर्म कैसी होती है? वो इस तरीके से एक बॉडी लाइनिंग बना के इस तरीके से, यानी कि एक्टोडर्म के अंदर और
एंडोडर्म के बाहर की तरफ। इस तरीके से एक बॉडी लाइनिंग बना के रखती। तो क्या हुआ देखिए जरा यहाँ पर मीजोडर्म ने सब कुछ कंप्लीटली कवर करके रखा था। यहाँ पर मीजोडर्म इस तरीके से चीजों को कवर करके नहीं रखती है। ठीक है, हम यहाँ पर कहेंगे कि बीच में एक कैविटी मौजूद है विच इज लाइंड बाय मीजोडर्म, यानी कि इस कैविटी के दोनों तरफ चाहे मैं कहीं पे भी देखूं मुझे मीजोडर्म देखने को मिल रही है। इस कैविटी को हम सीलोम कहते हैं। दिस कैविटी इज कॉल्ड सीलोम। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर तो कैविटी मौजूद है, कुछ के अंदर मौजूद नहीं है। यहां पर मैं ऐसा बोलूंगी कि सीलोम एब्सेंट है। जिसके अंदर सीलोम एब्सेंट है उसको हम एसिलोमेट कहते हैं, और जिसके अंदर सीलोम प्रेजेंट है उसको हम सीलोमेट कहते हैं। तो मैंने क्या बात बताई आपको, सिलोम की बात बता रही हूं, कैविटी की बात बता रही हूं। किसी के अंदर तो कैविटी मौजूद होगी और किसी के अंदर कैविटी मौजूद नहीं होगी। तो कुछ आ गए आपके एसिलोमेट जिसके अंदर कैविटी एब्सेंट है, और जिसके अंदर कैविटी प्रेजेंट है वो आ जाएंगे सीलोमेट। तो एसिलोमेट और सिलोमेट शब्द समझ में आया आप लोगों को? आप जरा सुनिए, ये जो सीलोम है ना, इसकी एक बहुत पर्टिकुलर डेफिनेशन है जो कि आपको समझनी पड़ेगी। ये एक ऐसी कैविटी है बॉडी के बीच में विच इज लाइंड बाय एंड बाय मीजोडर्म, राइट? तो ये मैंने क्या बोला, दिस इज अ कैविटी विच इज लाइंड बाय मीजोडर्म। लेकिन मैं आपको अभी कुछ बताऊंगी। गया गया ओके, अब देखिए कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल है जिसमें ये कैविटी मौजूद है पर ये मीजोडर्म से चारों तरफ लाइंड नहीं है। यहां पर मीजोडर्म आपको ऐसे टुकड़ों में देखने को मिलती है। मीजोडर्म आपको ऐसे टुकड़ों में देखने को मिलेंगी, और इस कंडीशन में हम कहेंगे कि कैविटी तो मौजूद है पर वो ट्रू कैविटी नहीं है, वो स्यूडो सीलोम है। तो हमारे पास में तीन कंडीशन आ गई। एक कंडीशन जिसमें सीलोम एब्सेंट है, एक कंडीशन जिसमें सीलोम प्रेजेंट है पर ये चारों तरफ मीजोडर्म से लाइंड नहीं है, तो इसीलिए हम कहेंगे कि स्यूडोसीलोम है। यहाँ पर मीजोडर्म पाउचेस की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, और ये आ गए सीलोमेट्स जिसके अंदर प्रॉपर सीलोम है जो कि दोनों तरफ से बाहर से भी और अंदर से भी मीजोडर्म से लाइन कर रही है। ये हो गए ट्रू सीलोमेट्स। अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूं तो तीसरा एग्जाम्पल, तीसरा कौन आ गया हमारे पास में? स्यूडोसीलोमेट्स। स्यूडोसीलोमेट्स। एसीलोमेट का एग्जाम्पल है प्लैटीहेल्मिन्थ्स। एसीलोमेट का एग्जाम्पल है प्लैटीहेल्मिन्थ्स। स्यूडोसीलोमेट का एग्जाम्पल है एस्केहेल्मिन्थ्स, और सीलोमेट का एग्जाम्पल है एनेलिडा से लेकर कॉर्डेटा तक सारे। एनेलिडा से लेकर कॉर्डेटा तक सारे। अब आप मुझसे कहेंगे पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा कहाँ गए? तो ये बात ध्यान से सुनो। वैसे तो पॉरीफेरा में तो सेल्यूलर लेवल है, उसको तो हटा ही दो।
सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा में तो वैसे ही मीजोडर्म नहीं होती, तो सिलोम का कोई लफड़ा ही नहीं होना चाहिए था, वो तो सिर्फ डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। प्लैटीहेल्मिन्थ से मैंने आगे की सारी चीजें आपको बता दी, लेकिन रीसेंट टाइम में एनसीईआरटी ने कुछ चेंजेस किए हैं और उसने एक लोकेशन पर पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा, इन तीनों को उठाकर एसिलोमेट्स के अंदर डाला है। आप जब इस चैप्टर को रीड करेंगे तो एक जहाँ पे पॉरीफेरा शुरू हो रहा है उसी के जस्ट ऊपर एनसीईआरटी ने एक ऐसा डायगोनल सा फ्लो चार्ट बनाया है और वहां पर उसने पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा को एसिलोमेट बोला है, विच इज कुछ टाइम पहले का ही उसमें एडिशन है, उससे पहले नहीं था। और लॉजिकली भी प्लैटीहेल्मिन्थ से ही हमें बात करनी चाहिए, लेकिन सिंस एनसीईआरटी ने इंट्रोड्यूस किया है तो हमें भी इसे समझ में आना चाहिए। ये हो गए हमारा, देखो भैया एनसीईआरटी डायग्राम देख ले जरा। सीलोम प्रॉपरली मौजूद है और ये मीजोडर्म ने अंदर और बाहर दोनों तरफ से लाइन किया हुआ है ट्रू सीलोमेट्स। यहाँ पर एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, कोई बीच में कैविटी नहीं है, एसीलोमेट। और यहाँ पर मीजोडर्म ऐसे टुकड़ों में मौजूद है, इसीलिए स्यूडोसीलोमेट। क्लियर हुआ ये? चलिए एक और बेसिक क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया हमने देखा। अब एक शब्द समझाती हूँ, सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में या सीरीज ऑफ चीजों में डिवीजन हो जाना। कैसे? मैं एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि ह्यूमंस का एग्जांपल बताती हूँ। ह्यूमंस में अगर आप वर्टिब्रल कॉलम की बात करें तो उसके अंदर क्या होता है, पहले एक, फिर दूसरी, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, इस तरीके से अरेंज्ड होती है। या फिर अगर मैं बात करूं रिब केज की, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे रिब केज अरेंज होती है। तो इस तरीके से अरेंजमेंट है, सेगमेंटेशन मौजूद है। लेकिन ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो ह्यूमंस में बेटा आपको इंटरनल सेगमेंटेशन, इंटरनल सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा। किसके अंदर? ह्यूमंस में, राइट? कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिसके अंदर सेगमेंटेशन सिर्फ बाहर की तरफ होता है, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन। जैसे कि कॉकरोच, कॉकरोच में आपको बाहर से प्रॉपरली डिवाइडेड बॉडी मिलेगी, हम पढ़ेंगे भी कि इस तरीके से ये डिवाइडेड है, लेकिन अंदर कोई डिवीजन नहीं है, तो हो गया कॉकरोच। और इसका सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म के अंदर आपको एक्सटर्नल एंड इंटरनल सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा। एक्सटर्नल एंड इंटरनल सेगमेंटेशन। आप जब अर्थवॉर्म की कभी स्टडी करेंगे तो हम पढ़ाएंगे आपको या देखेंगे आप कि आप ऐसा बोलेंगे कि 7th सेगमेंट में ये ऑर्गन मौजूद है, 18th सेगमेंट में ये ऑर्गन मौजूद है, इस सेगमेंट में ओवरी है, उस सेगमेंट में टेस्टिस है। इस तरीके से प्रॉपरली अरेंजमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो सेगमेंटेशन का मतलब क्लियर हुआ। और एग्जाम्पल, इसमें सिर्फ एक एग्जाम्पल ज्यादा जरूरी है, विच इज अर्थवॉर्म। नेक्स्ट आगे देखते हैं, नोटोकॉर्ड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके बारे में मैं कुछ इसकी तारीफों में शब्द लिख देती हूं। मीजोडर्मली डिराइव्ड, डॉर्सली प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। देखिए इसका मतलब क्या है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें सपोज जब एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है उस टाइम पर यहाँ पर एक कॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर है। डॉर्सल मतलब पीछे की तरफ होता है, जैसे अगर मैं हमारी बात करूं तो पीछे की तरफ मतलब डॉर्सल। तो ये एक एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है, इसमें पीछे की तरफ एक कॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर होगा।
हमारी बात करें स्पाइनल कॉर्ड कैसा हो गया, जैसे वैसा एक स्ट्रक्चर मौजूद होगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नोटो मतलब नर्व से रिलेटेड है और ये सपोर्ट का काम करता है, काफ़ी सारे काम करता है। जिसके अंदर नोटोकॉर्ड एब्सेंट है वो तो नॉन कॉर्डेट्स, और जिसके अंदर प्रेजेंट है वो कॉर्डेट। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया है नोटोकॉर्ड का प्रेजेंस और एब्सेंस। नॉन कॉर्डेट एंड कॉर्डेट्स। नर्व कॉर्ड नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो नॉन कॉर्डेट, और प्रेजेंट है तो कॉर्डेट, और एब्सेंट है तो नॉन कॉर्डेट, हम इसका नाम रखेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से बात सुनिए। अगेन इट इज मीजोडर्मली डिराइव्ड, इट इज डॉर्सली प्रेजेंट। ये शब्द काफी 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 ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। और देखो जो हमने क्लासिफिकेशन किया है उसमें एक पूरा फाइलम ही वो है जिसके अंदर आपको नर्व कॉर्ड या नोटोकॉर्ड देखने को मिल रही है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लासिफिकेशन हो जाता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं विच इज एनसीईआरटी का ही एक गिवन फ्लो चार्ट है, जरा इसको समझते हैं। एनिमल्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, या तो सेल्यूलर लेवल है, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, बाकियों को एक जगह रख दो। सेल्यूलर लेवल है तो सिर्फ एक ही फाइलम है, पॉरीफेरा। इसमें एसिमेट्री मौजूद होती है, ये एसिमेट्रिकल होते हैं। बॉडी कैविटी देखो मैंने कहा था ना कि पहले नहीं था, एसीलोमेट हम इसको कहते हैं। अगर टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम कुछ भी है तो सिमेट्री की बात करते हैं, या तो रेडियल सिमेट्री होगी या बाइलेटरल। रेडियल सिमेट्री में अगेन सिर्फ दो ही फाइलम है, सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। सीलेंट्रेटा की अगर मैं बात करूं तो सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा अगेन इनको हमने एसीलोमेट्स बोला है। अब हम एक्चुअली सीलोम की बात करेंगे। बाइलेटरल सिमेट्री है और सीलोम मौजूद नहीं है तो फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थ। सीलोम मौजूद है पर फॉल्स सीलोम है क्योंकि मीजोडर्म पाउचेस में मौजूद है तो स्यूडोसीलोम आ गया एस्केहेल्मिन्थ। और अगर ट्रू सीलोम मौजूद है, सीलोमेट्स है, तो एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा आ जाएंगे। और इन सारे फाइलम में कौन सा फाइलम है जिसमें नोटोकॉर्ड मौजूद है? सिर्फ कॉर्डेटा। देखो यहां पर इकाइनोडर्मेटा की बात करें तो इकाइनोडर्मेटा में एक स्टार मार्क लगा हुआ है और यहाँ पे नीचे लिखा है इट एग्जिबिट रेडियल और बाइलेटरल डिपेंडिंग ऑन द स्टेज। रेडियल सिमेट्री अडल्ट में देखने को मिल रही है और बाइलेटरल सिमेट्री लार्वा में देखने को मिल रही है। बाकी सबके चाहे लार्वा हो चाहे अडल्ट, सबके अंदर आपको बाइलेटरल सिमेट्री ही देखने को मिलेगी। यहाँ पर चाहे लार्वा हो चाहे अडल्ट, पर सबके अंदर आपको लेटरल रेडियल सिमेट्री ही देखने को मिलेगी। क्लियर हुआ? ये थे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। नाउ प्लीज हैव अ लुक एट दिस और फिर हम एक एक करके फाइलम्स को स्टडी करना शुरू करते हैं। आवाज आ रही है? ठीक है, चलो अब हम एक एक करके फाइलम्स पढ़ना शुरू करेंगे। आज की क्लास में पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्थ्स, एस्केहेल्मिन्थ्स देखते कितने खत्म हो जाते हैं। पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले आया पॉरीफेरा। पॉरीफेरा यानी कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके शरीर के ऊपर पोर्स हों, पोर्स बियरिंग बॉडी। पोर्स मौजूद होते हैं इनकी बॉडी पे और इनको हम कॉमनली कहते हैं स्पॉन्जेस। कॉमन नाम क्या है इनका? स्पॉन्जेस। हैबिटेट क्या है?
कहाँ आपको मिलते हैं, कि आपको जनरली मराइन वाटर में देखने को मिलेंगे। है तो एक्वेटिक ही, लेकिन जनरली मराइन। ठीक है, एक नाम आप लोगों को याद करवाऊंगी मैं, एक ऐसा पॉरीफेरा जो कि मराइन वाटर नहीं है, फ्रेश वाटर है। वो जब नाम आएगा मैं तब आपको याद करा दूंगी। अब आगे बढ़ो। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है इसका, ऑलरेडी बता दिया इसका, सेल्यूलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, अगर कोई बोले, यहीं पे एक और पॉइंट लिख लेते हैं कि बॉडी प्लान कैसा है, बॉडी प्लान कैसा होगा इसका, तो वो आपको देखने को मिलेगा सेल अग्रीगेट। ऑलरेडी बता दिया। सिमेट्री, कोई सिमेट्री नहीं थी तो एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल। ये तो वो बातें हैं जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। बॉडी स्ट्रक्चर अब मैं आपको इसका बताती हूँ। देखो, अगर मैं पॉरीफेरा का डिजाइन बनाने की कोशिश करूँ ना, तो ये आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। यहां पर बीच में ऐसे पोर्स मौजूद होते हैं, इस तरीके से आपको पोर्स देखने को मिलेंगे, कई सारे छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स और एक बहुत बड़ा सा पोर देखने को मिलता है। कैस, और यहां पर सेल्स मौजूद होती हैं। ये लीजिए, इस तरीके से सेल्स मौजूद होती हैं यहाँ पे। ये लीजिए, इसका मैं स्ट्रक्चर क्यों बना रही हूँ, आपको एक बेसिक आइडिया कुछ चीजों का लगवाना है उसके लिए। ठीक है, बहुत क्लीन डायग्राम नहीं, उतना जितना आपको मेरी बात समझ में आ जाए उतना। ये लो, इसके ऊपर एक स्पेशल सेल मौजूद होती है जिसके बारे में मुझे आपको बताना है कि अब जो मैं सेल बना रही हूं ना, इन सेल्स को हम कॉलर सेल या कोएनोसाइट सेल्स कहते हैं। देखिए, आप लोग हर फाइलम का कुछ इंपॉर्टेंट स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ेंगे। पॉरीपेरा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर यही कोएनोसाइट सेल्स हैं। कोएनोसाइट सेल्स या कॉलर सेल। यहां पर इन सेल्स के ऊपर ऐसे सीलिया मौजूद होते हैं, तो ये सीलिएटेड सेल्स हैं। इनके बारे में दूसरी बात क्या आ गई कि ये सीलिएटेड सेल्स हैं। यहां पर बीच में जो खाली जगह है, ये कैविटी है, इस कैविटी का नाम है स्पॉन्जोसील। देखो, सील वर्ड जब भी आ रहा है मतलब कैविटी की बात हो रही है। स्पॉन्जोसील्स, स्पॉन्जेस में पाई जाने वाली एक बीच में सेंट्रल लार्ज कैविटी, एक सेंट्रल लार्ज कैविटी। ये जो छोटे छोटे पोर्स बेटा मैंने बनाए हैं, इन छोटे छोटे पोर्स का नाम है ऑस्टिया। इन सारे पोर्स का नाम है ऑस्टिया। और ये एक सिंगल बड़ा पोर है, इस पोर का नाम है ऑस्क्यूलम। ये ऑस्टिया, ऑस्क्यूलम, स्पॉन्जोसील, कोएनोसाइट, ये सब मिलके एक सिस्टम बनाते हैं जिसको हम कहते हैं वाटर कैनाल सिस्टम। बहुत अच्छे से नाम याद रखना, आगे जाके एक वाटर वैस्कुलर सिस्टम का भी नाम सुनोगे, वो आपको एकाइनोडर्मेटा में देखने को मिलेगा। ये है वाटर कैनाल सिस्टम। अब होता क्या है, ये जो ऑस्टिया है
इन ऑस्टिया से एंट्री होती है वाटर की। वाटर की एंट्री इस ऑस्टिया के थ्रू इसके अंदर होती है। तो ये वाटर जब यहां पर आता है तो वो अपने साथ में फूड, ऑक्सीजन, ऐसी चीजें लेके आता है। अब यहां पर डाइजेशन होगा खाने का। ये जब खाने का डाइजेशन हो जाएगा तो वेस्ट मटेरियल बनेगा। ऑक्सीजन से रेस्पिरेशन हो गया, CO2 निकलेगी, वो रिमूव करना है। वो CO2 का रिमूवल ऑस्क्यूलम के थ्रू होता। तो एंट्री हुई ऑस्टिया के थ्रू, एक्सक्रीशन हो गया ऑस्क्यूलम के थ्रू, और यहां पर इन सेल्स से इस वाटर कैनाल सिस्टम ने क्या क्या काम किया? फूड का काम किया, यानी कि खाना लेकर आया बाहर से अंदर तक। उसके अलावा रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा रेस्पिरेशन में? यहां से ऑक्सीजन लाएगा, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन यूज होगी, CO2 बाहर निकल जाएगी और एक्सक्रीशन का काम करेगा। ये जो कोआनोसाइट सेल्स हैं, इन सेल्स के अंदर ही डाइजेशन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट बात, बहुत जरूरी बात बता रही हूं मैं आपको। पॉरीफेरा में इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन देखने को मिलता है, यानी कि डाइजेशन सेल्स के अंदर हो रहा है। इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन किसमें? कोआनोसाइट या कॉलर सेल्स के अंदर। ठीक है, ये हुआ इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर। इसी में पहले मुझे एक और बात बतानी है, वो समझो। डाइजेशन मैंने ऑलरेडी बता दिया है, इंट्रा सेल्यूलर। ठीक है, अब देखिए इन के ऊपर ये जो आउटर कवरिंग है, यहां पर आपको देखने को मिल सकता है, यहां पर आपको कुछ एक्सटर्नल स्केलेटन सिस्टम देखने को मिल सकता है। क्या बोल रही हूं मैं? कि यहां पर बॉडी के बाहर हो सकता है कुछ एक्सटर्नल स्केलेटन सिस्टम हमें देखने को मिले। ये जो स्केलेटन सिस्टम है, ये 3 चीजों का हो सकता है। या तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का हो सकता है, या फिर ये सिलिका का हो सकता है, या फिर ये प्रोटीन फाइबर्स का हो सकता है जिनका नाम है स्पॉन्जिन। तो स्पॉन्जिन फाइबर्स का ये स्केलेटन सिस्टम बना हुआ है। पर हमारी बॉडी में जो स्केलेटन सिस्टम है वो बॉडी के अंदर है, इंटरनल है, यहाँ पर बाहर है। तो आपको एक्सटर्नल स्केलेटन सिस्टम देखने को मिलेगा। सिलिका आपको देखने को मिलता है जिसके अंदर उसका नाम है यूप्लेक्टेला। स्पॉन्जिन आपको देखने को मिलता है स्पॉन्जिला के अंदर। यूप्लेक्टेला एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रही हूं क्योंकि ये जो यूप्लेक्टेला है ना बेटा, दिस इज इंपॉर्टेंट। कैसे इंपॉर्टेंट है यूप्लेक्टेला? इससे एक क्वेश्चन आता है कि इसको हम वीनस फ्लावर बास्केट कहते हैं। क्या कहते हैं? वीनस फ्लावर बास्केट। और इसे जापान में एज वेडिंग गिफ्ट दिया जाता है। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। बोला जाता है टिल डेथ टू अस अपार्ट। ये वेडिंग गिफ्ट है चाइना में, सॉरी जापान में। वेडिंग गिफ्ट इन जापान। ठीक है, यूप्लेक्टेला इसका मतलब है कि अब सिर्फ मौत ही हमें अलग कर सकती है, हम हमेशा साथ रहेंगे। वीनस फ्लावर बास्केट इसका नाम है, स्पॉन्जिन फाइबर स्पॉन्जिला। और कैल्शियम कार्बोनेट, एक सेकेंड, कैल्शियम कार्बोनेट आपको देखने को मिलेगा। यस, मेरे दिमाग से एग्जाम्पल ही मिस आउट हो रहा था, साइकिन के अंदर। ओके, ये हुआ इसका स्केलेटन सिस्टम, ये हुआ इसका एक
बॉडी स्ट्रक्चर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये होगा फ्रैगमेंटेशन के थ्रू। अकॉर्डिंग टू क्लास 11th एनसीईआरटी, पर क्लास 12th एनसीईआरटी में मैं आपको स्पॉन्जेस के अंदर पढ़ाऊंगी कि इंटरनल बडिंग से होता है। इंटरनल बडिंग की हेल्प से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसको हम गेम्यूल्स या जेम्यूल्स भी कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा इसमें, किसकी हेल्प से होता है भैया? बाय गैमीट्स, ये तो पता ही है आपको। सेक्सेस की बात करते हैं तो सेक्सेस सेपरेट होते हैं। मेल एंड फीमेल सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, सॉरी, दे आर नॉट सेपरेट, अलग नहीं होते। यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। बॉडी के अंदर कोआनोसाइट्स की हेल्प से ही फर्टिलाइजेशन होता है, और जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का क्या मतलब है? लार्वल स्टेजेस 3, और ये जो लार्वल स्टेज है ये अडल्ट जैसी नहीं दिखती, अलग होती है, डिस्टिंक्ट फ्रॉम अडल्ट्स। ठीक है, ये हो गया। अब आ गए इसके एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल तो ऑलरेडी लिख दो, यूप्लेक्टेला। बाकी 3 एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी के हैं, साइकन, स्पॉन्जिला और यूस्पॉन्जिया। साइकन को हम साइफा भी कहते हैं, और जो स्पॉन्जिला है, दिस इज फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। फ्रेश वाटर स्पॉन्ज हम स्पॉन्जिला को कहते हैं। साइकन दूसरा नाम स्काइफा, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, और यू स्पॉन्जिया को हम बाथ स्पॉन्ज कहते हैं, क्योंकि जिससे अपन नहाते हैं ना, कुछ कुछ ये वैसा ही दिखता है। साइकन, यू स्पॉन्जिया एंड स्पॉन्जिला। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे ये देखो, ये जो एक बनी हुई है ये इसका ऑस्क्यूलम है, बाकी छोटे छोटे ऑस्टिया हैं। यहाँ पर भी कई सारे ऐसे छोटे छोटे ऑस्टिया हैं, एंड दिस इज साइकन। साइकन इज स्काइफा। स्काइफा, यू स्पॉन्जिया या बाथ स्पॉन्ज, एंड स्पॉन्जिला या फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, एक ऐसा स्पॉन्ज जो कि आपको कहाँ देखने को मिलेगा? मीठे पानी के अंदर, तो जनरली मराइन। प्लीज हैव अ लुक एट दिस। चलिए स्टूडेंट्स, पॉरीफेरा पढ़ लिया हम लोगों ने। हम लोगों को आज मेरी आवाज बहुत अजीब लगने वाली है, खराब हो गई है, बट काम तो करना है। तो मुझे अगर इतनी मेहनत करनी पड़ रही है तो सोचो तुम्हें कितनी करनी है सिलेक्शन के लिए। तो अच्छे से मन लगा के पढ़ना। नेक्स्ट फाइलम का बात करते हैं जिसका नाम है सीलन ट्रेटा। सीलन वर्ड अगेन सीलोम से आया होगा। ये एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर आपको बॉडी कैविटी देखने को मिलती है। सीलोम शब्द मतलब इनके अंदर एक लार्ज सेंट्रल कैविटी देखने को मिलती है, लेकिन बाद में पता चला कि ये कैविटी तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलती है, तो और कोई स्पेशल फीचर्स ढूंढने लग गए, और फिर हमें मिला प्रेजेंस ऑफ नीडोब्लास्ट सेल्स। प्रेजेंस ऑफ नीडोब्लास्ट सेल्स, ये सेल्स जिन ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है वो सब के सब निडेरिया
या सीलेंट्रेटा का पार्ट हो जाएंगे। अगर मैं इसके हैबिटेट की बात करूं तो ये यूजुअली मराइन होते हैं। अगेन इनमें भी कुछ ऐसे होंगे जो कि फ्रेश वाटर होंगे, लेकिन है तो सब के सब एक्वेटिक। हैबिट का मतलब क्या है, ये किस तरीके से दिखते हैं? ये या तो स्विमिंग हो सकते हैं, फ्री स्विमिंग, स्विम करना जान सकते हैं, या इनके अंदर मोटिलिटी एब्सेंट हो सकती है, सिसाइल। सिसाइल मतलब नॉन मोटाइल, जो कि मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो टिश्यूज दिखते हैं, टिश्यू लेवल। सिमेट्री, कोई सिमेट्री नहीं है, नहीं नहीं, रेडियल सिमेट्री है, रेडियल। नेक्स्ट बात करते हैं, बॉडी प्लान क्या है? ब्लाइंड सैक बताया था मैंने, ब्लाइंड सैक एक सिंगल ओपनिंग है, उस ओपनिंग से ही खाना अंदर और बाहर जाएगा। जर्म लेयर दो होंगी, डिप्लोब्लास्टिक। नेक्स्ट क्या हो गया? डिप्लोब्लास्टिक। बॉडी कैविटी एब्सेंट है, एसीलोमेट। ये सारी बातें ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अगर मैं इसके कुछ स्पेशल कैरेक्टर की बात करूं तो इसका सबसे स्पेशल कैरेक्टर तो वही है जिसके बेसिस पे इस फाइलम का नाम रखा गया है, और वो है प्रेजेंस ऑफ नीडोब्लास्ट सेल्स। ठीक है, ये क्या है मैं आपको बताती हूँ। देखिए, मैं अभी आपको इसका स्ट्रक्चर और डिटेल में बताऊंगी, और उसमें मैं बताऊंगी कि ये हमें दो तरीके से देखने को मिलता है। कुछ के अंदर आपको इस तरीके का बॉडी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, और कुछ के अंदर आपको इस तरीके का बॉडी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। बाकी बातें हम बाद में करेंगे, पहले सिर्फ इस स्ट्रक्चर पे फोकस करिए, इस पर। ये बेटा टेंटिकल्स कहलाते हैं। इन टेंटिकल्स के पास में ही एक ऐसी सेल होती है जिसको हम नीडोब्लास्ट सेल कहते हैं। एक सेकेंड, मैं आपको इसका डायग्राम ही दिखा देती हूँ। ये लो, ऐसे देख लो, नीडोब्लास्ट सेल। यहां पर ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम नेमैटोसिस्ट कहते हैं, या स्टिंगिंग कैप्सूल कहते हैं। इसके अंदर टॉक्सिन भरा हुआ होता है। क्या कह रही हूं मैं? इट इज फिल्ड विद टॉक्सिन। ये न्यूरोटॉक्सिन्स होते हैं, ये ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जाएंगे और किसी भी के नर्वस सिस्टम को खराब कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो ये नीडोब्लास्ट सेल्स स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका? इन तीनों, ये इन सीलेंट्रेटा का या निडेरियंस का। डाइजेशन इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा सेल्यूलर या इंट्रासेल्यूलर कुछ भी देखने को मिल सकता। अगर मैं इसके स्केलेटन सिस्टम की बात करूं तो वैसे तो इसमें ऐसा कुछ खास स्केलेटन सिस्टम नहीं है, लेकिन किसी किसी के अंदर प्रेजेंट होता है। इट इज प्रेजेंट इन सम, और वो बना हुआ होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। कि जिनके अंदर प्रेजेंट है उनको हम कोरल्स कहते हैं। कोरल रीफ का नाम सुना है आपने? वो कोरल्स आर नथिंग बट दीज सीलेंट्रेट्स। ठीक है, तो डाइजेशन देखा, स्केलेटन सिस्टम देखा, अब मैं इसकी बॉडी फॉर्म की बात करती हूँ।
ये दो तरीके से एग्जिस्ट कर सकता है। एक में तो टेंटिकल्स ऊपर की तरफ होंगे और एक में नीचे की तरफ होंगे। ये सिलेंड्रिकल बॉडी है और ये अम्ब्रेला शेप्ड है। ठीक है, पहली बात मैंने आपको बताया कि सीलेंट्रेटा सेसाइल और फ्री लिविंग दोनों होंगे। दिस फॉर्म इज सेसाइल और ये फॉर्म फ्री फ्लोटिंग होती है, ये फ्लोट कर सकती है, फ्री फ्लोटिंग। इस फॉर्म को हम पॉलिप कहते हैं और इस फॉर्म को हम मेड्यूसा कहते हैं। पॉलिप एंड मेड्यूसा कुछ ऐसे तीनों फोरा है जो कि सिर्फ और सिर्फ पॉलिप फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि हाइड्रा। लेकिन कुछ ऐसे सीलेंट्रेटा हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ मेड्यूसा फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि इनका एग्जाम्पल हो गया एडम्सी और ऑरेलिया। लेकिन कुछ ऐसे भी सीलेंट्रेट्स हैं जो कि ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन शो करते हैं। ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन यानी कि इनकी एक जेनरेशन तो पॉलिप फॉर्म में होगी और दूसरी जेनरेशन मेड्यूसा फॉर्म में होगी। इसको हम कहते हैं मेटा जेनेसिस। मेटाजेनेसिस हम इसको कहते हैं। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ओबीलिया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब ये कैसे करता है जरा समझिए। इसको समझने की एक ट्रिक है विच इज पाम्स। इस ट्रिक को समझे। पॉलिप फॉर्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मेड्यूसा बनाती है और मेड्यूसा फॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पॉलिप बनाती है। पॉलिप फॉर्म मेड्यूसा में कन्वर्ट होता है बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड मेड्यूसा फॉर्म पॉलिप में कन्वर्ट होता है बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अगर ओबीलिया की पॉलिप फॉर्म है तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके मेड्यूसा बनाएगी और मेड्यूसा थी तो वो नेक्स्ट जनरेशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके पॉलिप फॉर्म का फॉर्मेशन करेगी। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर हुआ। तो हमने क्या क्या बातें कर ली, ये सब कर ली। अब हम इसके फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं। आपको इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा यानी कि लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट होंगी। पहले के टाइम पे पढ़ा जाता था कौन सी लार्वा कितनी लार्वा, अब आपको ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके एग्जाम्पल्स काफी ज्यादा जरूरी हैं, काफी 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 ज्यादा, और उनके कॉमन नेम भी। जैसे कि एक मैंने बताया हाइड्रा, एक हमने देखा ओबीलिया, एक हमने देखा ऑरेलिया। ऑरेलिया होता है जेलीफिश। एक है फाइसेलिया, फाइसेलिया जिसको हम कहते हैं पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। ठीक है, एक आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देखने को मिलेगा पिनाचुला विच इज टी पेन। एक आपको देखने को मिलेगा गॉर्गोनिया विच इज टी पैन। कॉमन नाम भी मैं इनके आपको बताती जा रही हूं। एडेम्सिया,
सी एनेमोन एंड ये सब हो गए, एक बचा है मीनड्रीना विच इज ब्रेन कोरल। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं। अच्छे से आपको ये सारे एग्जाम्पल्स याद होने ही चाहिए। और सीलेंट्रेटा के बाद में अब हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। देखो ये है ऑरिलिया, मेड्यूसा भी हम इसको कहते हैं। मेड्यूसा तो फॉर्म ही हो गई ना, क्या कह रही हूं मैं, मेड्यूसा। और एडमसिया पॉलिप हो गया, ठीक है। हाइड्रा भी पॉलिप होता है, ये हमने ऑलरेडी देख लिया। नीडोब्लास्ट, इसके अंदर निमैटोसिस्ट और स्टिंगिंग कैप्सूल मौजूद होते हैं। कोई पूछे कि निमैटोसिस्ट का या टेंटिकल्स का फंक्शन क्या है, भैया जो भी शिकार है उसको पकड़ के रखेंगे, चीजों को जकड़ के रखने का काम करते हैं। ये सब इसके फायदे हो गए। नेक्स्ट आया टीनोफोरा। देखो टीनोफोरा ना वन ऑफ द मोस्ट स्मॉलेस्ट फाइलम है। पहले ये सीलेंट्रेटा का ही पार्ट हुआ करता था, लेकिन बाद में देखा कि कुछ ऐसे भी सीलेंट्रेटा हैं जिसके अंदर आपको कुछ ऐसे भी सीलेंट्रेटा हैं जिसके अंदर आपको नेमाटोसिस देखने को नहीं मिल रही है। तो हमने उनको निकाला और उनको निकाल के एक नया फाइलम बना दिया, टीनोफोरा। इसका दूसरा नाम है कॉम्ब जेलीज या टी वॉलनट। हैबिटेट क्या है इनका, दे आर एक्सक्लूसिवली मराइन, एक्सक्लूसिवली मराइन, पानी में हमेशा खारे पानी में ही मिलेंगे। सिमेट्री रेडियल जैसा सीलेंट्रेटा में थी। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल जैसा सीलेंट्रेटा के अंदर था। बॉडी प्लान ब्लाइंड सैक, जर्म लेयर डिप्लोब्लास्टिक। देखिए ये सारी बातें सिंपल सी हैं। बॉडी कैविटी नहीं होगी, एसीलोमेट। ऑलरेडी ये बातें हम लोग देख चुके हैं। डाइजेशन इसके अंदर इंट्रासेल्यूलर देखने को मिलता है। लोकोमोशन के लिए 8 कॉम्ब प्लेट्स मौजूद होती हैं विच आर सीलिएटेड। देखो क्या है इसका मतलब, समझिए। जैसे सपोज मैंने ये एक टीनोफोरा बनाया, रेडियल सिमेट्री है ना। अब देखो इसके अंदर ऐसे एक एक दो तीन चार पांच छ सात और 8 ऐसे 8 कॉम जैसे स्ट्रक्चर्स होंगे। जैसे अपना कंघा होता है तो कंघे में ऐसे ब्रिसल्स होते हैं ना, ऐसे इमेजिन करो कि अगर ये तीनों फोरा है तो इस तरीके से कंघे को लगाया। सपोज ये वो कंघे के ब्रिसल्स है, इस तरीके से कि ये बाहर की तरफ निकल के आ रहे हैं। और यहां पर आपको ऐसे बहुत सारा सीलिया देखने को मिलेगा। इस तरीके से आपको बहुत सारा सीलिया यहाँ पर देखने को मिलने वाला है, ठीक है। ये हो गए आपके कौन, तीनों फोरा के स्ट्रक्चर्स। सब में सबके ऊपर आपको ये देखने को मिलेगा, इसीलिए तो इसका कॉमन नाम कॉम्ब जेलीज था। और देखो ऐसे गोल गोल सा है, दूर से ऐसा लगता है अखरोट जैसा। टी वॉलनट इसका दूसरा नाम हमने रख दिया। और फिक्स है, नेचर ने फिक्स कर दिया है। कितनी कॉम्प्लेट्स है, 8 ही है, ना कम ना ज्यादा। ऐसा स्ट्रक्चर आपको ये देखने को मिलेगा। एनसीईआरटी में इसका एक एग्जाम्पल भी दे रखा है विच इज प्लूरोब्रैकिया का एग्जाम्पल। ऐसे
निकले हुए स्ट्रक्चर्स हैं। एक बार मैं इसका एग्जाम्पल लिख देती हूँ पहले। प्लूरोब्राकिया एंड टीनोप्लाना। ठीक है, आओ इसके और स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं। इसका एक और स्पेशल फीचर है और वो है बायोल्यूमिनेसेंस। इस शब्द का मतलब क्या होता है? बायोल्यूमिनेसेंस शब्द का मतलब है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइट एमिट कर रहा है। लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायो मतलब लिविंग, ऑर्गेनिज्म, ल्यूमिनेसेंस मतलब रोशनी दे रहा है, एमिट लाइट। बहुत ही खूबसूरत ये लगते हैं क्योंकि ये रात में चमकते हैं, ये ल्यूमिनेसेंस शो करते हैं। अगर मैं इसके सेक्सेस की बात करूं तो इसके सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। यहां पर सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। फर्टिलाइजेशन यहां पर आपको इंटरनल देखने को मिलेगा और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। एग्जाम्पल्स मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिए, डायग्राम्स मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दिखा दिए। ऐसा करते हैं बेटा, लेट अस एंड टुडेज क्लास इस नोट पे, बिकॉज मुझे लग रहा है कि मेरी आवाज ऐसी है तुम लोगों को ढंग से समझ में भी कहीं प्रॉब्लम ना हो रही हो। तो वी आर गोइंग टू एंड दिस क्लास टुडे। रिमेनिंग जितने भी फाइलम्स हैं उन सबको हम नेक्स्ट क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे। We guys will meet in the next class. Till then, thank you and have a very, very, very happy learning. भूलना मत, इन नोट्स के नीचे एक लिंक है या डीपीपी में आपको एक लिंक मिलेगा और उसमें एक टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। वहां पर आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे अपने सारे डाउट्स पूछने का मौका मिलेगा एंड आई वुड जस्ट लव टू सॉल्व इट। So we guys will meet in the next class. Till then, thank you and have a very happy learning, students. बढ़िया स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए. Please take care of yourself. Thank you.